चलो चालू करते हैं, ठीक है। तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल मतलब क्या, जो एंजाइना को प्रिवेंट करता हो। एंजाइना मतलब क्या होता है, एंजाइना मतलब होता है पेन, कहाँ का, चेस्ट का। तो चेस्ट के पेन को एक, जैसे मान लो अपना बॉडी है ना, जो चेस्ट के एरिया है ना, उसके पेन को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, एंजाइना, ठीक है ना। तो उसको जो ठीक कराने के लिए जो भी ड्रग्स देंगे उन्हीं को अपन लोग क्या कहेंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या है ना, अपन लोग ट्रिक्स बनाएंगे पर सिंपल बनाते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे बी और सी साथ में लेटर्स आते हैं ना, तो एक एक ग्रुप होता है बी सी का, और एक पान का ग्रुप होता है पी और एन का, ठीक है। बस इतना बेसिक याद करो, इसके बाद सब याद होता जाएगा। तो क्या ड्रग्स होंगे बी से, सी से, पी से और एन से, ठीक है ना। तो बी से क्या है अपना, बीटा ब्लॉकर्स। सी से क्या है अपना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। पी से क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। और एन से क्या है, नाइट्रेट्स, सिंपल। तो क्या क्या ड्रग्स अपना, बी, सी, पी और एन। बी क्या था, बीटा ब्लॉकर्स। सी क्या था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। पी क्या था, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। और एन क्या था, नाइट्रेट, सिंपल। तो देखो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर जो आता है, एक तो प्रोपेनोलॉल याद होगा ना। तो देखो एक, अब एक याद है, सर लोग मान लो बोल दिए एक से ज़्यादा बताओ, तो कैसे याद करोगे। तो ये है प्रोपेन, फिर मीथेन होता है ना, तो मीथेन और अटेन। तो देखो प्रोपेन से अपना बन गया क्या, प्रोपेनोलॉल। मीथेन से अपना क्या बन गया, मेटोप्रोलॉल। और अटेन से क्या बन गया, एटेनोलॉल। तो प्रोपेन याद, प्रोपेनोलॉल याद था। तो प्रोपेन, मीथेन और अटेन, मतलब प्रोपेनोलॉल, अटेनोल, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल, सिंपल। ये क्या हो गया अपना बीटा ब्लॉकर्स। इसमें लॉल याद कर लेना, तो उससे याद हो जाएगा। फिर अपना क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में ना 3 कैटेगरीज होती हैं, उसको अपन लोग अलग से पढ़ेंगे, इसलिए इस नोट्स में मैंने इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं बताया है। तो इसलिए अपन लोग इसको बस नाम नाम पढ़ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो है इसके लिए अलग से एक शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो बनाऊंगा मैं। तो देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ना 3 केमिकल के नाम सुने होगे ना, फिनाइल, बेंजीन और हाइड्रोजन। उनसे याद कर लो। तो फिनाइल से क्या याद हो जाएगा, फिनाइल अल्काइल अमीन। बेंजीन से क्या हो जाएगा, बेंजोथाइजापीन। और हाइड्रोजन से है डाईहाइड्रोपायरिडीन, सिंपल। तो क्या क्या है, फिनाइल है, बेंजीन है और हाइड्रोजन है। फिनाइल से अपना क्या हो गया याद, फिनाइल अल्काइल अमीन। बेंजीन से क्या हो गया, बेंजोथाइजापीन। और हाइड्रोजन से क्या हो गया, डाई फिनाइल हाइड्रामीन, सिंपल। डाई हाइड्रोपायरिडीन, सिंपल, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर्स तो याद था, प्रोपेन, मीथेन, अटेन, मतलब प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल। इसमें याद हो गया फिनाइल अल्काइल अमीन अपना, फिर अपना हो गया बेंजीन से बेंजोथाइजापीन। और हाइड्रोजन से डाई हाइड्रोपायरिडीन, सिंपल। तो फिनाइल अल्काइल अमीन में वर्मा जी आते हैं, उन लोग क्या, वेरापामील। बेंजोथाइजापीन में आता है डिजिट्स, मतलब डिल्टियाजाम। इसके अंदर ड्रग्स का नाम ये है, अगर अभी याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इनको भी लिख के आ जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डाईहाइड्रोपायरिडीन में पाइन निकाला जाता है। तो एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो बेसिकली अगर नाम नाम याद करना तो ये भी याद कर सकते हो कि 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, कौन कौन से, वेरापामिल है, फिर अपना क्या है, डिल्टियाजाम है, फिर क्या है, एम्लोडिपिन और निफेडिपिन, सिंपल। तो अपना बी और सी याद हो गया। बी क्या था अपना, बीटा ब्लॉकर्स। उसके अंदर लॉल्स आ गए, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटेनोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में 3 ग्रुप्स थे, उन 3 ग्रुप्स में अपने पास 4 दवाइयाँ थी। 3 ग्रुप्स क्या थे, अपना फिनाइल अल्काइल अमीन, फिर अपना बेंजीन से बेंजोथाइजापीन। और अपना हाइड्रोजन से क्या हो गया, डाईहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है ना। तो देखो फिनाइल वाला था क्या, वेरापामिल। फिर अपना ये डिल्टियाजैम याद हो गया। और लास्ट में एम्लोडोपिन और निफेडिपिन, सिंपल, ठीक है ना। नहीं याद हो रहा होगा तो सिर्फ इनको याद कर लेना अभी के लिए, वेरापामिल, डिल्टियाजैम और एम्लोडोपिन और निफेडिपिन, सिंपल। फिर अपना आ जाता है क्या, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। मैं इसलिए पहले ये बता दे रहा हूँ क्योंकि बाद में तो सब याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एटलीस्ट इतना लिख के आ जाओगे तो भी, मान लो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर तो मिल जाएगा इन्हीं के कारण, समझ रहे हो। तो पोटेशियम चैनल, तो पोटेशियम चैनल ओपनर्स में एक ही याद करना है, निको जोन्स से याद कर लो, निको रेंडल, ठीक है ना। ये निको जोन्स अपना एक फुटबॉलर है, अच्छा है, तो निको रेंडल। फिर अपना नाइट्रेट्स देखते हैं। सबसे मेन यही ड्रग्स है, इनके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा है इसमें, क्योंकि सबसे इसका अलग से शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, तो इससे अपना शॉर्ट नोट्स लिख लेना। तो नाइट्रेट्स के अंदर 2 टाइप का होता है, जो शॉर्ट एक्टिंग हो और लॉन्ग एक्टिंग हो। तो शॉर्ट एक्टिंग में तो अपना ये तो सुने भी होंगे, नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट, ये है, ठीक है ना। इसमें ग्लिसरीन पहले है, इसमें ग्लिसरीन बाद में, इसलिए मैंने इसको ऐसे साइन से बना दिया है, ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, या तो एक नाइट्रेट का इस्तेमाल करो, या 2 या फिर 4, मतलब क्या, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट,
अब आइसोसॉर्बेट बहुत बार यूज हो गया, तो अब ई का इस्तेमाल करूँ तो क्या, इरेथ्रेटाइल टेट्रानाइट्रेट और पेंटाइरेथ्रेटाइल टेट्रानाइट्रेट, सिंपल। तो अपन लोग का भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, तो सिंपल सा अभी तक कुछ नहीं याद हुआ हो तो बस ये याद कर लो, BCPN। बी क्या था, बीटा ब्लॉकर। सी क्या था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पी क्या था, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और एन क्या था, नाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर में आ गया प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनॉल। यहाँ तक नहीं याद हो तो बस सुनते चलो। कैल्शियम चैनल में अपना 3 था, एक तो फिनाइल था, एक बेंजीन था और एक हाइड्रोजन था, मतलब डाई फिनाइल अल्काइल अमीन, बेंजोथाइजापीन और डाईफिनाइल हाइड्रोपायरिडीन, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या आ गया, वेरापामिल, दिल्टियाजैम, एम्लोडेपिन और निफेडेपिन। पी था पोटेशियम चैनल अम्ल, जिसमें अपन लोग निकोजोन से इसको याद करिए, निकोरेंडिन। फिर अपना आ गया क्या, नाइट्रेट्स। उसमें शॉर्ट में तो याद ही रहता है, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, और एक नाइट्रेट, दो नाइट्रेट, एक नाइट्रेट, दो नाइट्रेट और 4 नाइट्रेट। आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट और इथ्रेडाइल टेट्रानाइट्रेट, ऐसा, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया ड्रग्स के बारे में। अब छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते चलो और पूरे टॉपिक्स को समझ जाते हैं, ठीक है। तो पहला समझते हैं कि कितने टाइप के एंजाइना होते हैं। तो देखो, अगर आपको दर्द एक्सरसाइज करने पे हो रहा है ना, तो उसमें एक टाइप का एंजाइना होगा, और रेस्ट करने पे 2 टाइप के एंजाइना अपन पढ़ेंगे। तो देखो, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो अपने को ऑक्सीजन का डिमांड होगा और अपना बॉडी फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा, मतलब क्या, ऑक्सीजन का डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस आ जाएगा, बेसिकली इम्बैलेंस। तो उसके कारण जो दर्द हो रहा होगा उसी को कहेंगे स्टेबल एंजाइना, ठीक है ना। ये कब हो रहा है, एक्सरसाइज करने पे। अब देखो, रेस्ट करने पे भी हो सकता है। तो रेस्ट करने पे 2 कंडीशंस के कारण हो सकता है। क्या है, जैसे मान लो एथेरोमेटस प्लेक, एथेरोमेटस पता है ना, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में मान लो ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे ये प्लाक बन गया है। अब ये रप्चर हो गया मान लो, तो रप्चर हो गया, तो जो रप्चर होके फ्लो करेगा ब्लड में, तो प्लेटलेट का डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी। मान लो ये यहाँ पे कहीं बड़ी वाली आर्टरी में था, वहाँ से टूट के फिर ये छोटी सी कोरोनरी आर्टरी में जाके डिपॉजिट हो गया। अब कोरोनरी आर्टरी तो हार्ट को सप्लाई करती है, तो वहाँ पे धीरे 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 प्लेटलेट का डिपोजिशन होने लग गया, ठीक है। अब डिपोजिशन होने लग गया तो वहाँ पे ये नैरो हो गया ना एरिया ऑक्सीजन ब्लड के जाने का, तो ऑक्सीजन भी कम पहुँचेगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उसको अपन लोग बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना। नहीं समझ में आया हो तो सिंपल ये समझ लो कि यहाँ पे एथेरोमेटस प्लैक जो होता है वो रप्चर होता है, वो किसी और आर्टरी में जाके डिपॉजिट हो जाता है। कौन सी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में। तो ऑक्सीजन का सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस हो जाता है, तो अपने को अनस्टेबल पेन होता है, वो अनस्टेबल एंजाइना कहलाता है। पहले वाला था स्टेबल एंजाइना, दूसरा अनस्टेबल। अब तीसरा ऐसा होता है कि ये इसमें क्या है, अपने को पता नहीं है, इसका इडियोपैथिक कारण है, पर जो कोरोनरी आर्टरी ना वो अपने आप ही वेजोस्पाज्म करा लिया, तो वेजोस्पाज्म हो गया ना उसका। तो देखो, वेजोस्पाज्म मतलब क्या, ब्लड वेसल का स्पाज्म हो जाना, तो यहाँ पे वेजोस्पाज्म हो गया, तो यहाँ पे क्या, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी, सिंपल। तो ऑक्सीजन का सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस हो गया। अंत में इम्बैलेंस ही कराना है, एक्सरसाइज से इम्बैलेंस करा दो, या तो एथेरोमेटस प्लाक से थ्रोम्बोसिस करा के इम्बैलेंस करा दो, या तो फिर स्पाज्म से इम्बैलेंस करा दो। अंत में इम्बैलेंस कराना है, तो उसमें हो गया स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। समझ में आ गया। तो अपना ये 3 एंजाइना हो गया। ये स्टेबल एंजाइना रेस्ट पे पाया जाता है, जबकि मतलब एक स्टेबल एंजाइना एक्सरसाइज पे पाया जाता है, जबकि अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना रेस्ट पे पाया जाता है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि होता कैसे है। तो बेसिकली अपन लोग क्या पढ़े, ऑक्सीजन का सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस ना, इम्बैलेंस मतलब क्या, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। तो सप्लाई कैसे कम हो जाती है, जो बेसिकली ब्लड वेसल होगा ना उसी में कुछ कुछ नाटक हो रही होगी, या तो ब्लड वेसल में अपना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जा रहा है ना उसके पूरे, तो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है, जैसे कि अपना क्या वेरिएंट एंजाइना में दिख रहा है, तो मतलब क्या, कोरोनरी वेजोस्पाज्म पाया जा रहा है, या तो फिर यहाँ पे आके प्लेटलेट डिपॉजिट हो जा रहे हैं, तो मतलब थ्रोम्बोसिस हो रहा है, सिंपल। तो 3 चीज़ से अपना ब्लड वेसल को सप्लाई को रप्चर किया जा सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से कर सकते हैं, या तो स्पाज्म कर दो, या तो अपना क्या कर दो, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस करा दो, सिंपल, ठीक है ना। और डिमांड बढ़ेगा कैसे, अब जैसे देखो, सप्लाई घटा तो बॉडी बोलेगी नहीं नहीं ऑक्सीजन तो चाहिए, नहीं तो अपना टिश्यू जो होगा वो डाई कर जाएगा, तो टिश्यू जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स में बहुत तेज़ काम करने लग जाएगा। मतलब क्या, हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी तेज़ तेज़ कर रहे होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो टेंशन भी बढ़ेगा, तो इन सब के कारण ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इम्बैलेंस समझ में आया, सप्लाई घटते जा रहा है और डिमांड बढ़ते जा रहा है। सप्लाई कैसे घटते जा रहा है अपना, एथेरोस्क्लेरोसिस से, वेजोस्पाज्म से और थ्रोम्बोसिस से। तो इसको डिमांड सप्लाई, डिमांड अपन लोग कैसे दे, डिमांड और बढ़ कैसे रहा है भाई, हार्ट रेट बढ़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रहा है, तो फिर अपना टेंशन बढ़ रहा है, वार्ड का टेंशन बढ़ रहा है, ठीक है।
तो इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो इसका बेसिस होगा ना, इन्हीं का अपोजिट करना होगा। जैसे देखो कोरोनरी ब्लड फ्लो घट रहा था ना, यहाँ पे देखो ब्लड फ्लो घट रहा है बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण। तो हम लोग को एक तो अगर डायरेक्टली सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हो आप, स्टेंटिंग कर सकते हो। स्टेंटिंग समझते हो? जैसे देखो मान लो ये ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे एक स्टेंट लगा दो, ये फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो वापस ब्लड वेसल को नॉर्मल शेप में ला दिया। तो स्टेंटिंग कर दो, या तो फिर अगर आर्टरी ख़राब है तो उसका बाईपास सर्जरी, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट लगा दो अपना वहाँ काल्फ मसल्स के आसपास के आर्टरी पास होती है उसको। फिर रिलीव वेजोस्पाजम। वेजोस्पाजम हो रहा था ना यहाँ पे अपन का, दूसरा कंडीशन वेजोस्पाजम था। तो वेजोस्पाजम को ठीक कर दो कैसे, बाई नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वही जो अपन लोग ड्रग्स पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे थ्रोम्बोसिस समझा रहा था कि प्लेटलेट डिपॉइट हो रहा है, तो प्लेटलेट को तोड़ दो। मतलब क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेस भी तोड़ देता है और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ये सब, ये क्लॉट बस्टर कहते हैं ना स्ट्रेप्टोकाइनेस को। तो ये तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे बढ़ा रहे हैं, या तो सप्लाई को ठीक कर दो बाई सर्जरी कैसे, कब्ज मतलब क्या, CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, या फिर स्टेंट लगा दो। उसका जो थ्रोम्बोसिस है उसको ठीक कैसे कर रहे हैं अपन लोग, बाई एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और स्ट्रेप्टोकाइनेज। और वेजोस्पाजम को कैसे ठीक कर रहे हैं, बाई यूजिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मतलब स्पेजम को मतलब बेसिकली क्या होता है, स्पाजम जो हो रहा है ना, स्पाजम कब होता है, जब उसके बाद बहुत सारा कैल्शियम है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो मसल, तो मसल को रिलैक्स कराना है। तो रिलैक्स कराने के लिए अपन लोग दो चीज़ दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स। ये दोनों ही अपने ब्लड वेसल्स में कैल्शियम के लेवल घटा देगा उसके मसल्स में। तो ये कैल्शियम अगर उसके अंदर घट गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, सिंपल। चलो, तो ऑक्सीजन सप्लाई हो गया कम, अपना बढ़ा दिया गया। डिमांड कैसे कम करेंगे, तो देखो अब जो ऑक्सीजन का काम करने का ताकत है ना, उस मतलब जो उसका वर्क है, वर्क को घटा दो। तो वर्क को अपन लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, प्री लोड, फिर कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर लोड। प्री लोड, कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर लोड ये समझ लो। देखो मान लो कोई पाउच है, ठीक है, एक पाउच में कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम लोग जब इसमें पानी भरे ना, मान लो इसको, ये पहले 10 ml का था, इसको ये फैला के 30 ml का कर दिया जब पानी भरते गया। तो 30 ml का जो हो गया, इसको अपन लोग बोलेंगे प्री लोड, ठीक है ना। अब देखो इसको जितना जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वापस ये 10 ml पे आ पाए, उसको अपन लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये पहला फंक्शन हो गया इसका फैलना, दूसरा फंक्शन इसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और तीसरा प्रेशर ये हुआ कि जिस वेसल के अगेंस्ट इसको ये ढकेलना पड़ रहा है। मान लो देखो इस पाइप से आया, इस पाइप से जाएगा, तो इस पाइप से ढकेलना कितना है, क्योंकि यहाँ से भी वापस ये ब्लड तो बढ़ा ही होगा, तो बोलेगा नहीं नहीं अभी हमारे पास जगह नहीं है। तो किस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इसको ढकेलना पड़ रहा है ब्लड को, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कितना ताकत लगाना पड़ रहा है। तो प्री लोड समझ में आया, फैलाया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट कराया, आफ्टर लोड मतलब किस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इसको ढकेलना पड़ रहा है। सबको घटवा दो। कैसे घटवाएंगे, प्री लोड कैसे घटेगा, नाइट्रेट कैल्शियम, क्योंकि ये वीनो डायलेशन, अभी अपन लोग पढ़ेंगे, ये वीनो डायलेशन कराता है, वेन्स को डायलेट करा देता है, तो अपना पेरीफेरी में ही ब्लड रह जाता है, तो हार्ट के पास आता ही नहीं है, तो हार्ट फैलता ही नहीं है ज़्यादा। प्री लोड घटा। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कैसे कम करेंगे, जो बीटा 2 होते हैं ना, बीटा 1 या बीटा 2 ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कराना, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि बीटा 1 होता है कि बीटा 2 होता है, कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर दे दिए तो उसको ठीक हो जाएगा। और लास्ट में आफ्टर लोड घटा दो। आफ्टर लोड कैसे घटाएंगे भाई, उसका कोई कॉन्ट्रैक्शन को घटाना है बेसिकली, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर दे दिए अपन लोग। तो अगर कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा तो मतलब कमेंट्स करना, पर आई गेस समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सेम पे जाओ, अगर कोई टॉपिक समझ में ना आना है तो उसका बेस पे जाओ। जैसे ये नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट इतना याद कर लो कि BC और PN है, मतलब क्या, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर और नाइट्रेट्स। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो इतना समझो एटलीस्ट कि एक्सरसाइज था और रेस्ट था। एक्सरसाइज में अपन लोग का स्टेबल एंजाइना था, इसका अनस्टेबल एंजाइना था, और क्या था, वेरिएंट एंजाइना था, सिंपल। इसमें कुछ नहीं आया तो बस ये समझ लो कि ऑक्सीजन के सप्लाई को घटाना है और डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड कैसे बढ़ेगा, जब हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा। सप्लाई कैसे घटेगा, उसको रास्ता को रोक दो, या तो स्पाजम करा दो, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस करा दो, या तो प्लेटलेट डिपॉजिट करा दो। ट्रीटमेंट उसी का उल्टा कर दो, ब्लड फ्लो को बढ़ा दो, उसके वेजोस्पाजम को रिलीव करा दो, या तो फिर अपना प्लेटलेट को तोड़ दो, सिंपल। अब उसी के ड्रग्स याद करना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं। अपना वेजोस्पाजम को ठीक करने के लिए रिलैक्स कराना है, मतलब CCB या नाइट्रेट होगा, सिंपल। और तो आज सर्जरी कर ही रहे थे अपन। और सप्लाई वर्क को कैसे घटाना है, वही प्री लोड को घटाओ, आफ्टर लोड को घटाओ, या फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। प्री लोड कौन घटाएगा, नाइट्रेट घटाएगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो रिलैक्स करा रहा होगा, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर घटा रहा होगा। और आफ्टर लोड कौन घटा रहा होगा, सिंपल सा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है ना। बेसिकली ये दोनों यूज हो गए थे, तो जो बचे उसको इसमें डाल देना आफ्टर लोड में, सिंपल।
तो अब हम लोग बस अच्छे से एक ड्रग को पढ़ेंगे, उसको कहते हैं नाइट्रेट, बाकी सबको छोटा छोटा पढ़ लेंगे जल्दी से, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रेट देखते हैं। तो नाइट्रेट का काम क्या होता है, ये बेसिकली स्मूथ मसल में काम करता है, स्मूथ मसल में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको अपन लोग दो पार्ट में बना के पढ़ें क्या, चलो दो पार्ट में करते हैं। चलो तो ये अभी यहाँ तक करते हैं, फिर ये जो ड्रग्स है ना उनको इंडिविजुअली अलग क्लास में पढ़ते हैं।